हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका खान ग्लोबल स्टडीज़ के ऑफिशियल ऐप पर। मैं आपका जीएस मेंटर ज्ञान प्रकाश झा आपके सामने हाजिर हूँ केमिस्ट्री की अगली क्लास लेकर। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सॉल्यूशन। आज हम लोग बात करेंगे विलियन की। एक बार सभी लोग जुड़ जाएं, देन वी विल स्टार्ट द सेशन ऑफ टुडे। फिर हम लोग आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। हेलो गौतम, काजल, मुजफ्फर, सौरभ, निकी, आकाश, नेहा, सुरभि, जितेंद्र, शिबू, तनुजा, सरस्वती, नवल, ज्ञानू, रितु, रमिता, आशनुल हक, विजय, व्लादिमीर, सिंधु, संजीत, शैलेश, अमर, राहुल, प्रीति, पवन, सोहिनी, बबीता, प्रतुल, प्रिंस, सोनू, सभी लोग जुड़ चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन को। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था सेपरेशन टेक्निक के अंदर सेपरेशन ऑफ मिक्सचर में कि आपका क्रोमेटोग्राफी क्या होता है। क्रोमेटोग्राफी की जब बात करते हैं तो वो डिफरेंट प्रकार के जो कलर्स हैं, डिफरेंट प्रकार के डाई हैं, उसको सेपरेट करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? उसको सेपरेट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं क्रोमेटोग्राफी का। अब एक इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग बोलते हैं अगला टेक्निक है सेपरेशन का, दैट इज सेंट्रीफ्यूगेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सेंट्रीफ्यूगेशन या फिर जिसे कहते हैं अपकेंद्रीकरण, अपकेंद्रीकरण, अपकेंद्रीकरण। फिर हम लोग बात करेंगे क्रोमेटोग्राफी की बात, सॉरी क्रिस्टलाइजेशन की बात करेंगे। ध्यान से चीजों को समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कई बार बच्चों ने पूछा सर मिल्क को कैसे सेपरेट करते हैं। कई बार बच्चे ने पूछा सर जो दूध है, दूध को अगर सेपरेट करना होगा तो कैसे करेंगे। तो यहां पर देखिए, जब हम बात करते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन की, इसमें क्या होता है, इससे खास करके याद रखिएगा, इससे इसका यूज किसी कोलाइडी विलयन को, कोलाइडी विलयन या कोलॉइडल सॉल्यूशन को, कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या होता है अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन में। कोलाइडी विलयन को या कोलॉइडल सॉल्यूशन को के कंपोनेंट को सेपरेट करने के लिए किया जाता है, को अलग करने के लिए किया जाता है। जैसे कोलाइडी सॉल्यूशन है कोई लाइक दूध, दूध क्या है? एक कोलाइडी सॉल्यूशन है। जैसे रक्त क्या है? एक कोलाइडी सॉल्यूशन है। इसी प्रकार अगर कोई भी कोलाइडी सॉल्यूशन है, उसके कंपोनेंट को अगर हमें सेपरेट करना होगा तो उसको हम कैसे सेपरेट करेंगे? बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। एक्चुअली क्या होता है, देखिए, जब भी क्या होता है, कोई कार, ध्यान से समझिएगा, जब भी कोई कार ऐसे सर्कुलर पाथ पर चल रही है, ध्यान से समझो, बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। जब भी कोई कार ऐसे सर्कुलर सरफेस पर ऐसे चल रही है, सर्कुलर पाथ पर चल रही है, आप लोग देखते होंगे जैसे ये कार मुड़ती है ना, कार अगर इधर मुड़ रही है, आप क्या होता है, इधर की तरफ क्या होते हैं, इधर की तरफ क्या होते हैं, गिरते हैं। कार अगर इधर मुड़ रही होती है तो आप इधर की तरफ गिरते हैं ना। वहां पर क्या होता है, एक तो फोर्स होता है, एक तो उसका जो कारण होता है, वो कारण क्या होता है, वो कारण होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। दिशा का जड़त्व काम कर रहा होता है, क्योंकि आपकी बॉडी जिस दिशा में है उसी दिशा में रहना चाहती है। लेकिन दूसरा, यहां पर इस तरफ आपको क्या कुछ ना कुछ तो बल लग रहा है ना, जो कि आपको क्या कर रहा है, इस तरफ ला रहा है। कोई ना कोई तो फोर्स काम कर रहा है यहां पर। तो यहां पर एक बल काम करता है जिसे हम कहते हैं क्या, अपकेंद्रीय बल काम कहते हैं। क्या बोलते हैं? अपकेंद्रीय बल, या फिर इसे कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ध्यान से समझना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यानी जब भी कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति कर रही होती है, जब भी कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति कर रही होती है, तो एक बल उसके केंद्र की तरफ लगता है, जिसको हम क्या कहते हैं, अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल यानी जिसे हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, जो कि केंद्र की ओर लगेगी।
और एक बल जो लगता है वो केंद्र के विपरीत दिशा में लगता है, जिसे क्या कहते हैं, अपकेंद्रीय बल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं हम लोग। तो यहां पर ये जो सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक है ना, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड जो है ना, वो इसी सिद्धांत पर काम कर रहा है। वहां पर क्या होता है, जैसे कोई मान लीजिए कोलाइडल सॉल्यूशन, कभी पता है आपको ब्लड को कैसे सेपरेट करते हैं, रक्त के अंदर जो आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स है, उसको कैसे अलग अलग किया जाता है, मिल्क को कैसे, मिल्क से क्रीम कैसे निकालते हैं, कभी देखे हैं मिल्क से क्रीम निकालते हुए? मिल्क का एक सेपरेटर वाला होता है, मिल्क सेपरेटर होता है। कभी आप सोचे हैं वॉशिंग मशीन से कपड़ा कैसे साफ हो जाता है, कैसे उससे डस्ट निकल जाता है? हर जगह काम कर रहा है क्या, ये सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक। एक्चुअली क्या होता है, जैसे आप ना कभी क्या करना, दूध लो, दूध आपके घर में मिक्सी होगा, है ना, मिक्सी होगा, दूध को क्या करिए, मिक्सी में डाल करके पूरा घुमा दीजिए, घुमाते रहिए घुमाते रहिए घुमाते रहिए। कुछ समय के बाद देखिएगा, उसको 5 मिनट तक घुमाइए मिक्सी में डाल करके, 5 मिनट तक घुमाइए। कुछ समय के बाद देखिएगा उसका जो क्रीम है ना, ऊपर आकर के क्या होने लगेगा, तैरने लग जाएगा। क्योंकि जिसका कम डेंसिटी होगा, वो कम डेंसिटी वाला ऊपर आकर के क्या होगा, तैरने लग जाएगा, है ना। जो मतलब भाई, मतलब जो क्रीम सेपरेटर होता है, मैंने बोला कि नॉर्मली घरों में क्रीम सेपरेटर होता नहीं है ना। आप क्या कर सकते हैं, मिक्सी जो है उसमें क्या करते हैं, उसको क्या करिए, उसमें दूध डाल दीजिए और उसको घुमाइए पूरा 5 मिनट तक, देखिएगा उसमें क्रीम ऊपर आकर के तैर जाएगा। यानी कि मिल्क के अंदर जो मिल्क क्या है, उसमें फैट है, फैट यानी ऑयल है, पानी है। तो उसको अगर अब हमें सेपरेट करना है तो आपका क्रीम ऊपर की तरफ आ जाएगा और जो स्कीम्ड मिल्क है वो नीचे की तरफ, जो आपका मिल्क जो होगा वो क्या होगा, नीचे की तरफ रहेगा। यानी कि अगर आपको जैसे एग्जांपल है, यहां पर किसको सेपरेट करना है, सेंट्रीफ्यूगेशन से किसको सेपरेट करेंगे, जैसे एग्जांपल है मिल्क, मिल्क के कंपोनेंट को सेपरेट करना है। जैसे ब्लड है, अब देखिए ब्लड को जो सेपरेट किया जाता है, ब्लड के अंदर क्या क्या है आप लोग पढ़े होंगे, ब्लड के अंदर होता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा, ये सब होता है। अब देखिए ब्लड में जो आरबीसी है ना, वो सबसे भारी है, सबसे हल्का क्या है आपका, प्लाज्मा, प्लाज्मा सबसे हल्का है। तो जैसे ब्लड का जो लेता है ना आपका, उसमें देखते हैं एक ट्यूब लेगा, एक ना छोटा सा ट्यूब लेते हैं, ऐसे सिरिंज से खींचते हैं, सिरिंज से खून खींच लेंगे और इसमें डाल देंगे, डाल देते हैं ना, टेस्ट ट्यूब टाइप का रहता है इसमें। अब वो लोग क्या करता है, कैसे टेस्ट करता है पता है, इस ट्यूब को क्या करेगा, एक मशीन में डाल देगा और उस मशीन में घिरनी की तरह इसको रख देगा बीच में, और वो घूमता रहेगा घूमता रहेगा, काफी तेजी से घूमेगा, काफी तेजी से घूमेगा, काफी तेजी से घूमेगा। और उसमें क्या होगा, आपका सबसे ऊपर आ जाएगा इसमें, ये टेस्ट ट्यूब में प्लेटलेट्स जो है ये सबसे हल्का है, प्लेटलेट्स ये सबसे ऊपर आ जाता है। इसके बाद आपका बीच में क्या रहेगा, बीच में आपका डब्ल्यूबीसी रहेगा, है ना, सबसे नीचे आपका आरबीसी जमा हो जाएगा, क्योंकि जो सबसे भारी होगा वो नीचे चला जाएगा, जो सबसे हल्का होगा वो सबसे ऊपर हो जाएगा। यानी जो ब्लड टेस्ट है, ब्लड टेस्ट की अगर बात करें तो ब्लड टेस्ट में भी कौन सा टेक्निक यूज होता है, ये सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक ही यूज होता है। क्लियर है पॉइंट, है ना। इसके तरह आपका जो वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन है वो जो कपड़ा को साफ करता है, वॉशिंग मशीन जो कपड़ा को साफ करता है वो भी इसी सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक का ही यूज करता है, और इसी टेक्निक पर क्या करता है, वो आपका यूज करता, मतलब साफ करता है किसको, कपड़े को। या कोई भी कोलाइडी सॉल्यूशन है, कोई भी कोलाइडी सॉल्यूशन है, कोलाइडी सॉल्यूशन को अगर उसके कंपोनेंट्स को सेपरेट करना है तो उसके लिए हम लोग कैसे, किसका यूज करेंगे, सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक का यूज करेंगे, याद रखेंगे। बात समझ में आ गई, कंपोनेंट का मतलब संघटक, उसके जो संघटक हैं। क्लियर है पॉइंट यहां तक, बात समझ में आ गई, किसी को कोई समस्या? मिल्क कोलाइड तो है, बिल्कुल मिल्क कोलाइड है, कैसी बात कर रहे हैं विवेक, मिल्क एक पायस है, कोलाइडी विलियन है मिल्क। आरबीसी का फुल फॉर्म है रेड ब्लड कार्पसल्स, लाल रक्त कणिकाएं, है ना। प्लाज्मा जो है ना, ब्लड टेस्ट के अंदर प्लाज्मा जो है वो सबसे ऊपर आएगा, प्लाज्मा सबसे ऊपर आएगा, प्लाज्मा सबसे ऊपर आएगा, यहां पर मैंने प्लेटलेट्स लिख दिया, प्लाज्मा सबसे ऊपर आएगा, उसके बाद डब्ल्यूबीसी, फिर प्लेटलेट्स, फिर उसके बाद क्या आएगा, आरबीसी आएगा। ठीक है, इसी टेक्निक से यूज करेंगे हरिनाम जी, इसी टेक्निक से यूज करेंगे, सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक से ही, है ना। क्लियर है यहां तक?
अरे पायस है, कोलाइडी विलियन कई प्रकार के होते हैं, कोलाइडी विलियन कई तरह के होते हैं, अभी सॉल्यूशन में बात करेंगे ना, तो कोलाइडी विलियन कई प्रकार के होते हैं, उसी का कोलाइडी विलियन का ही एक प्रकार है इमल्सन। ठीक है, बात समझ में आ गई? क्लियर है यहां तक सबको? आगे चलें। अरे ये सेपरेशन, अभी इसके बाद अभी नया चैप्टर स्टार्ट होगा, अभी सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ही देख रहे हैं। सेपरेट का मतलब होता है अलग करना, अलग करने के लिए, अलग करने के लिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसके बाद नेक्स्ट जो अगला तरीका जो है दैट इज क्रिस्टलाइजेशन। लास्ट मेथड है सेपरेशन टेक्निक के अंदर, क्रिस्टलाइजेशन या जिसे कहता है रवाकरण विधि, रवाकरण विधि। ठीक है, अब देखिए रवाकरण विधि में क्या होता है एक्चुअली में, इसको पहले आप ये प्रोसेस है यहां से समझो, इस चित्र से समझिए, फिर इसको अभी आपको हम समझाएंगे, लिखाएंगे, ध्यान से समझिएगा। इसमें क्या करता है, जैसे अगर हमें किसी का क्रिस्टल तैयार करना होता है, किसी का क्रिस्टल तैयार करना होता है तो कैसे करेंगे? देखिए मान लीजिए कि आपको कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, प्लाज्मा 55% होता है काजल, हम लोग यहां बायो नहीं पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, है ना? बायोलॉजी में वो पढ़ाया जाएगा आपको, प्लाज्मा कितना प्रतिशत होता है, प्लाज्मा में कितना कितना क्या होता है, सब बताएंगे आपको वहां पर। अब देखिए क्या है ना कि इसमें क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, कोई एक सॉल्यूशन, कोई एक मान लीजिए इसमें हम पानी ले लेते हैं, है? और इसमें क्या करता है, हम कोई भी जिसका हमें क्रिस्टल चाहिए, जिसका हमें क्रिस्टल बनाना है, रवा बनाना है, उसको क्या करेंगे, इसमें हम डिसॉल्व कर देंगे। जैसे मान लीजिए कि इसमें क्या करना है, पानी और चीनी मिला दीजिए, अब पानी और चीनी का मिला हुआ क्रिस्टल चाहिए आपको, है ना? क्रिस्टल का मतलब होता है रवा। तो यहां पर क्या होगा, इसमें पानी में क्या करेंगे, जिसका भी हमें क्रिस्टल चाहिए उसको हम क्या करेंगे, उसको इस पानी में डिसॉल्व कर देंगे, या किसी भी लिक्विड में क्या करेंगे, डिसॉल्व कर देंगे। इसके बाद इसे क्या करेंगे, गर्म करेंगे, गर्म करेंगे, गर्म करेंगे, तब तक गर्म करेंगे, तब तक गर्म करेंगे जब तक कि उसका मतलब जो है हमें एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन ना मिल जाए। इसमें क्या करेंगे, इंप्योरिटी को मिलाते रहेंगे, मिलाते रहेंगे, मिलाते रहेंगे, मिलाते रहेंगे, अशुद्धि को मिलाते रहेंगे, मिलाते रहेंगे, और तब तक उसको गर्म करेंगे जब तक कि अब उसमें और हम डिसॉल्व ना कर सकें, और हम उसमें नहीं घोल सकें वो इंप्योरिटी। तो क्या होगा, जब देख लेंगे कि अब इसमें और नहीं घुल रहा है, उसके बाद क्या करेंगे, गर्म करते करते फिर क्या करेंगे, गर्म किया, फिर उसको अचानक से ठंडा कर देंगे। क्या करेंगे, धीरे धीरे उसको, मतलब धीरे धीरे, अचानक से नहीं, धीरे धीरे क्या करेंगे, उसे ठंडा करेंगे, धीरे धीरे उसे ठंडा करेंगे, धीरे धीरे ठंडा करेंगे ना, तो आप देखिएगा कि जो है ना वहां पर उसमें क्या होंगे, उसके क्रिस्टल्स फॉर्म हो जाएंगे, यानी कि उसका क्रिस्टल आपको बन जाएगा, यानी कि रवा ऐसा बन जाएगा, इसका रवा ऐसा इसका क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। पानी जो है आपका अलग बैठ जाएगा, और रवा जो है आपका, उसका जो क्रिस्टल है वो आपका क्रिस्टल तैयार हो जाएगा। उस क्रिस्टल को आप निकाल करके फिर जैसे मान लीजिए नमक और चीनी का भी आप क्रिस्टल बना सकते हैं। आपको जिस भी चीज का क्रिस्टल बनाना है आप उसको क्या कर सकते हैं, इस तरीके से बना सकते हैं। बात समझ में आई? क्लियर? ये चीज समझ में आ गया। तो क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है याद रखिएगा, इस पॉइंट में यहां पर आप देख सकते हैं वही चीज लिखा हुआ है। कोई भी सॉल्वेंट है उसमें हम लोग जो इंप्योरिटी को डिसॉल्व कर रहे हैं, उसको मिला रहे हैं और उसको क्या कर रहे हैं, साथ में गर्म कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, तब तक गर्म किया जब तक कि ये जो है सैचुरेटेड नहीं हो गया, यानी कि इसमें और हम डिसॉल्व नहीं करता। फिर इसको क्या किया, अचानक से इस सॉल्यूशन को क्या किया, धीरे 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 करके क्या किया, ठंडा किया। ठंडा किया तो देखा कि उसका जो है ना आपका क्रिस्टल यहां पर बनकर रेडी है ना? फिर क्रिस्टल को क्या किया, अलग कर लिया हमने। ठीक है, ठीक। अब चलिए, यानी कि इससे किसी चीज का भी क्रिस्टल बना सकते हैं। क्रिस्टलाइजेशन में आप लिख लीजिएगा, इसमें किसी ठोस अशुद्धि को यानी इंप्योरिटी को
सॉल्यूशन में मिलाया जाता है, इसे गर्म किया जाता है, ऐसे लिख लीजिए, इसे तब तक गर्म किया जाता है कि इसमें और इंप्योरिटी या और अशुद्धि जिसका हमें क्रिस्टल प्राप्त करना है, और इंप्योरिटी यानी और अशुद्धि ना घुल सके। फिर इसे ठंडा कर उस ठोस अशुद्धि के क्रिस्टल बन जाते हैं, ठोस अशुद्धि के क्रिस्टल बन जाते हैं, ठीक, क्रिस्टल बन जाते हैं। ठीक है, चीनी और नमक का भी आप क्रिस्टल बना सकते हैं, है ना। चीनी और नमक जो है ना, उसको भी क्या करिए, चीनी और नमक मिला दीजिए, उसके भी क्रिस्टल्स बन सकते हैं इसमें। ठीक है, कॉपर सल्फेट मिला करके उसके क्रिस्टल्स आप बना सकते हो, या कोई भी अशुद्धि है, सॉलिड है, उसको मिला करके उसमें उसके क्रिस्टल्स आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, जैसे उसमें सैंड के साथ जो है, सैंड जो है वो क्या पूरी तरह डिसॉल्व नहीं है, यहां पर सॉल्यूशन की बात हो रही है। सॉल्यूशन, यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं, सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, जबकि सैंड और वाटर जो है वो क्या है, आपका एक मिक्सचर है ना, वो क्या है, आपका एक मिक्सचर है, मिश्रण है। और यहां पर सॉल्यूशन जो कि कंप्लीटली डिसॉल्व है एक दूसरे में, है ना। क्लियर, बात समझ में आ गई। सैंड और आयरन के पार्टिकल्स को कैसे अलग करेंगे, उसके लिए होता है, मतलब वो विनोइंग होता है, विनोइंग बोलते हैं, है ना वो सब, लेकिन आपके एग्जाम में पूछेंगे नहीं, है ना। विनोइंग का मतलब जैसे मान लो कि गेहूं और उसके साथ भूसी है, चावल है उसके साथ भूसी है, उसको अलग करना है तो क्या करते हैं, किसी चीज में लेते हैं उसको, ऐसे हवा में क्या करते हैं, ऐसे गिराते रहते गिराते रहते गिराते रहते, तो भूसी क्या होता है, हवा में उड़ करके अलग हो जाता है, और जो चावल या गेहूं है वो बच जाता है, तो उसको विनोइंग विधि कहते हैं। बट वो सब आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। ठीक है, क्लियर। अरे क्रिस्टल क्या होता है इस तरह का, देखो, क्रिस्टल मतलब रवा जैसा नहीं होता। एक सेकंड रुको, क्रिस्टल तुम लोगों को दिखाते हैं, दिखाते हैं, एक सेकंड रुक जाइए। ये देख रहे हो, इस तरह का जो बनता है ना, आप किसी चीज का भी ऐसा क्रिस्टल बना सकते हैं, है ना, इस तरह से दिखता है ना, ये सब जो, ये सब क्या है, क्रिस्टल, जो मतलब छोटा छोटा रवा बोल सकते हैं आप इसे, है ना, इस तरह का, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टल बोलते हैं, इस तरह का। ठीक है, इस तरह से आप लोग देखते होंगे बनता है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टल्स बोलते हैं, या रवा कहते हैं। ठीक है, जैसे शुगर का क्रिस्टल देखिए आप, इसमें आपको शुगर का क्रिस्टल दिखेगा, चीनी का भी आप रवा बना सकते हो, है ना, अलग अलग तरह का किसी भी चीज का रवा बना सकते हैं आप। ये देखिए यहाँ पर रवा बना हुआ है, यहाँ पर आप रवा बना हुआ है ना। जैसे मान लीजिए आप कप सिरप यूज करते हैं, है ना, कप सिरप से भी आप उसके रवा बना सकते हैं, है ना। जैसे बड़का चीनी का मिश्री देखे हो, मिश्री, मिश्री देखे हो, है ना? तो वो क्या है, वो चीनी का क्रिस्टल। बात समझ में आया आप सबको, अरे हाँ ही नहीं बोलो। ठीक है, चलिए, आप कप सिरप का भी क्रिस्टल बना सकते हैं। कभी कप सिरप है ना, कप सिरप को क्या करना, गर्म करना, पानी डाल देना उसमें, और उसको गर्म करना, गर्म करना, गर्म करना, गर्म करते रहना, जब एकदम गाढ़ा हो जाएगा ना, उसके बाद उसको ठंडा करने के लिए छोड़ देना, देखना कप सिरप के अंदर छोटा छोटा क्रिस्टल बन जाएगा। ठीक है। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे। हाँ, वो भी कोलाइड ही है निधि, डेफिनेटली कोलाइड है।
चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसके बाद अगला, अब हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं और नेक्स्ट टॉपिक है अब हमारा सॉल्यूशन। अब हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, नाउ वी विल स्टार्ट सॉल्यूशन। ठीक है, अब हम लोग सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं, फिर लास्ट में अभी क्वेश्चन भी कराएंगे आपको। और कल परसों तक हमारा सॉल्यूशन ही चलेगा, परसों तक हमारा सॉल्यूशन ही चलेगा। बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन उसके पहले हम आपको कंपाउंड और मिश्रण के बीच में अंतर बताना चाहते हैं। आप लोगों ने वो टेबल तो बनाया नहीं होगा, हमें पता है, क्योंकि अगर मैंने टेबल लगाया तो खुद से तो आप लिखे नहीं होंगे उसको। कंपाउंड और मिक्सचर के बीच में अंतर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। यह है यौगिक और यह है मिश्रण, इसके बीच में क्या अंतर है। तो 5-6 अंतर है जहां से कि आपको सवाल बनता है ना। उसे क्या करते हैं, पहले लिख लेते हैं। याद रखिएगा, इसमें निश्चित अनुपात होता है। इसमें क्या होता है, निश्चित अनुपात होता है। सबसे पहला इसमें फिक्स्ड प्रोपोर्शन होता है, फिक्स्ड रेशियो होता है, जबकि इसमें निश्चित अनुपात नहीं होता। किसी भी अनुपात में होता है, निश्चित अनुपात नहीं होता, है ना, पहला अंतर। ठीक है, दूसरा अंतर इसमें तत्व मतलब इसका गुण, इसे बनाने वाले तत्व के गुण से अलग होता है। इसे बनाने वाले तत्व के गुण से अलग होता है। और इसमें इसे बनाने वाले तत्व या यौगिक का गुण बना रहता है। इसे बनाने वाले तत्व या यौगिक का गुण बना रहता है। इसका कंपोजिशन सेम रहता है, मतलब इसका कंपोजिशन क्या रहता है, संगठन जो रहता है उसका पूरा सेम होता है। इसका संगठन पूरा सेम रहेगा, इसका संगठन, हाँ या नहीं। और इसका संगठन सेम नहीं रहता, इसका संगठन समान नहीं रहता, इसका कंपोजिशन समान नहीं रहता है कि नहीं। अरे बताओ हाँ या नहीं। अब कंपाउंड जो होगा, याद रखिएगा, जो कंपाउंड होगा, यौगिक जो होता है समांगी होता है। ये क्या होता है, ये समांगी होता है, यानी कि ये क्या होंगे, होमोजीनस होंगे। यानी कंपाउंड को आप देख करके नहीं बता सकते हैं, है ना, कंपाउंड को आप देख करके नहीं बता सकते हैं कि इसमें क्या क्या मिला हुआ है। लेकिन जो आपका ये जो बोल रहे क्या है, सुस्मिता एक्सप्लेन देकर के समझा, ऑलरेडी सब समझा चुके हैं, हाँ सुस्मिता जी, पुराने लेक्चर जाकर के देखिए, है ना। लगता है आप पहली बार क्लास में आए हैं, तो इसलिए मैं बोलता हूं पुराने लेक्चर जाकर के देखो। और याद रखिएगा, ये समांगी तथा असमांगी या विसमांगी दोनों हो सकते हैं। ये समांगी और असमांगी दोनों हो सकते हैं, हाँ या नहीं बोलो। ठीक है, ये समांगी और असमांगी दोनों हो सकते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं ना, एक्चुअली क्या है ना, वो पुराने लेक्चर वो देखते नहीं है और आकर के क्या करते हैं, यहां पर ज्ञान देना शुरू कर देंगे। सर ये बताओ, ऐसे करके बताओ। उनको पुराने लेक्चर देखने में पता नहीं क्या प्रॉब्लम आती है। आगे चलें। ये याद रखिएगा, कंपाउंड जो होते हैं ये कैसे सब्सटेंस होते हैं, ये प्योर सब्सटेंस होते हैं, प्योर सब्सटेंस होते हैं। और ये अंतर जो मैं लिख रहा हूं ना सर, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अंतर शुद्ध पदार्थ होते हैं ये,
जबकि ये कैसे होते हैं, इम्प्योर सब्सटेंस होते हैं, है ना जी। ये कैसा है, इम्प्योर सब्सटेंस है, यानी कि अशुद्ध पदार्थ है, अशुद्ध पदार्थ है, ठीक। हाँ लिखिए 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 लिखिए, फटाफट लिखिए, फिर चलते हैं इसके आगे। और दो अंतर है उससे हम लोग देख लेते हैं, दो अंतर है और है उसे देख लेते हैं। लिख लिया सभी ने? कंपोजिशन का हिंदी संगठन होता है सर, संगठन। 5 को डिफाइन कर दीजिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। आपको बताया था मैटर को क्लासिफाई किया था प्योर और इम्प्योर में। प्योर में क्या आ रहा था, एलिमेंट और कंपाउंड। इम्प्योर में क्या आ रहा था, मिक्सचर। तो यानी कि ये इम्प्योर सब्सटेंस है, ये प्योर सब्सटेंस है ना। चलिए इसके बाद की बात करते हैं। देखिए जिसने बना लिया है वो तो बढ़िया है, एक्स्ट्रा कुछ पॉइंट्स आपको यहां पर मिलेंगे, उस चार्ट के अलावे भी 2-3 पॉइंट आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे, तो आप उसे एड ऑन कर लीजिएगा, है ना। इसके बाद याद रखिएगा, इन्हें फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर सकते हैं। इनको कंपाउंड को फिजिकल मेथड से अलग कर सकते हैं क्या? नहीं, इसे फिजिकल मेथड से अलग नहीं किया जा सकता। तो सर कहेंगे किस मेथड से अलग करेंगे? तो या तो केमिकल मेथड से अलग करेंगे या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड से अलग करेंगे। और जो कंपाउंड का निर्माण होना, याद रखना, इसका बनना एक कैसा परिवर्तन है, इसका कंपाउंड का बनना कैसा परिवर्तन है, इसका बनना रासायनिक परिवर्तन है। हाँ कि ना बोलो, इसका बनना कैसा परिवर्तन है जी? रासायनिक परिवर्तन है सर, केमिकल चेंज है। इसलिए इसे जब अलग करना होगा तो केमिकल मेथड से अलग करेंगे, रासायनिक विधि से अलग करेंगे, ठीक है। और याद रखिएगा जो कंपाउंड होगा ना, इसका बॉइलिंग पॉइंट तथा मेल्टिंग पॉइंट समान रहता है, मतलब कि चेंज नहीं होता। बॉइलिंग पॉइंट तथा मेल्टिंग पॉइंट चेंज नहीं होता, जो है वही रहेगा कंपाउंड का। जैसे मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड CO2 है, अमोनियम क्लोराइड है, H2SO4 है, HCl है, मीथेन है, वाटर है, ये सब क्या है? इसका क्या वाटर का बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट चेंज कर सकते हैं क्या? सेम ही रहेगा ना जी। अरे हाँ ही नहीं बोलो। लेकिन मिक्सचर जो है ना, याद रखिएगा मिक्सचर में कि इसे फिजिकल मेथड से अलग कर सकते हैं, इसे फिजिकल मेथड से अलग किया जा सकता है। हाँ या नहीं बोलो। जितना मेथड देखे अभी सारा तो फिजिकल मेथड था ना जी, हाँ या नहीं। फिजिकल मेथड से अलग किया जा सकता है। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या कर रहे थे, फोर्स लगा करके अलग कर दिए हम उससे, है ना। सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या किया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाए और उसका इंप्योरिटी अलग कर दी। फिल्ट्रेशन में फिल्टर पेपर लगाए, अलग कर दिए। कोई रिएक्शन करा रहे हैं कहीं पर, कहीं पर कोई रिएक्शन करा रहे हैं? ब्लड का वो सेपरेट करना था, ब्लड को डाल दिया सैंपल, ब्लड के सैंपल को डाल दिया, उसको घुमा दिए, पूरा प्लाज्मा ऊपर आ गया, है ना, बाकी सब नीचे रह गया, आरबीसी नीचे, सबसे नीचे रह गया। कहीं पर कोई रिएक्शन नहीं करा रहे हैं। क्रिस्टलाइजेशन में ही क्या हुआ कि किसी सॉल्यूशन में क्रिस्टल को, जो भी इंप्योरिटी था उसको डिसॉल्व किए, उसको ठंडा गर्म करके ठंडा कर दिया, क्रिस्टल बन गया, अलग हो गया, ठीक। तो वाटर, अभी देखिए वाटर और सॉल्ट की बात करें संदीप जी, अभी वही आपको समझाएंगे। वाटर और सॉल्ट की बात करें तो वहां पर बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो वाटर और सॉल्ट का मिश्रण वो क्या है? वाटर और सॉल्ट को मिला रहे हैं, वो क्या है? एक मिश्रण है ना जी। कैसा मिश्रण है? होमोजेनस मिश्रण है। तो होमोजेनस मिश्रण का बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट बदल सकता है, कंपाउंड तो नहीं है वो, ठीक है। तो मिश्रण के केस में देखें, याद रखिएगा इसका बनना कैसा प्रोसेस है? इसका बनना भौतिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है सर? भौतिक प्रक्रिया है। और याद रखिएगा इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट सेम नहीं रहता। इसका बॉइलिंग पॉइंट तथा मेल्टिंग पॉइंट सेम नहीं रहता है। कहेंगे सर कैसे? अभी बात करते हैं। जैसे मान लीजिए पानी को ऐसे नॉर्मल रखो,
हल्का सा नमक डालो पानी में, हल्का सा एकदम, एक एक चुटकी नमक होता है ना, एक चुटकी नमक डाल दीजिए, गर्म करिए, उसका बॉइलिंग पॉइंट कम रहेगा, है ना। जैसे नमक बढ़ाते रहेंगे, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, नमक बढ़ाते रहिए, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। यानी कि इसी तरह कोई भी मिश्रण है, नमक और चीनी या इसी तरह कोई भी मिश्रण, उसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट सेम नहीं रहेगा, वो बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। आ गया समझ में? क्लियर है पॉइंट? अरे यस और नो, हाँ या नहीं बोलिए। ये पूरा अंतर याद रखिएगा, एक एक पॉइंट, यहां पर जितना भी पॉइंट है टोटल 8 पॉइंट है, आपको एक्स्ट्रा पॉइंट मिला होगा जो बुक वाला टेबल था, इसलिए मैं आपको ये इसलिए लिखा रहा हूं। देखिए बुक जो एनसीईआरटी है उससे एक्स्ट्रा भी चीजें आपको दी जा रही है ना। जो एक्स्ट्रा पॉइंट मिला है आप उसे लिख लीजिएगा। क्लियर पॉइंट? अब हम लोग बात करते हैं किसकी, नाउ वी विल डिस्कस सॉल्यूशन। विलयन क्या है, विलयन की हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, अच्छा एक प्रश्न में समस्या हुई है, कोई बात नहीं है, एक प्रश्न पूछ लीजिए जिसमें समस्या हुई है। अरे हम हैं यहां पे, अभी लास्ट में देखो 10 क्वेश्चन कराएंगे, कैसे एक एक बच्चा करेगा क्वेश्चन सर, ठीक। क्योंकि हनी का डेंसिटी शिल्पी कम रहता है वाटर से। अगर हनी पानी पर तैर रहा है, देखिए कोई भी चीज अगर किसी वस्तु पर तैर रही है ना, तो कम घनत्व वाली वस्तु मतलब जो है ना, कम घनत्व वाली वस्तु ज्यादा घनत्व वाली वस्तु के ऊपर हमेशा तैरेगी। यानी अगर पानी पर हनी शहद तैर रहा है, समझिए पानी का घनत्व ज्यादा है, हनी का घनत्व क्या है, कम है। ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया। अब हम लोग बात करते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन यानी विलयन। तो विलयन का परिभाषा आप लोग बताइए, क्या होता है विलयन? व्हाट इज विलयन? सब बच्चों से जवाब चाहिए हमें, एक एक बच्चों से। सॉल्यूशन हम किसे कहेंगे? अगर हनी कोई तैर रहा है, मैंने ये बोला अगर पानी पर कोई शहद आपका तैर रहा है, इसका मतलब उस शहद का घनत्व कम है तभी तैर रहा है। अच्छा, आप डाउट क्लियर नहीं करते हैं, समझ नहीं आ रही है, कोई बात नहीं है, ठीक है। मतलब उसने सवाल पूछा अगर शहद पानी पर तैरता है तो, अगर शहद पानी पर तैरता है तो इसका मतलब शहद का घनत्व कम होगा तभी तैर रहा है। एट नंबर पॉइंट फिर से बता दीजिए। ठीक है, 8 नंबर पॉइंट फिर से बता देते हैं। देखो ध्यान से समझिएगा, सुन लीजिए। ये कंपाउंड का एग्जांपल क्या है? H2O, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, H2SO4, है ना, NaCl, ये सब क्या है? ये सब कंपाउंड है, समझिएगा जिसको भी समझ में नहीं आया है। अब मान लीजिए H2O को अगर हम गर्म, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, पानी का बॉइलिंग पॉइंट, कार्बन डाइऑक्साइड का बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट जो भी है, इसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, इसका सबका, ये क्या बदलता रहेगा क्या? बदलता नहीं रहेगा ना, इसका सेम रहेगा ना, बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट जो भी है, ये तो समान रहेगा, ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं किसकी, जब हम मिक्सचर की बात करते हैं, कोई मिश्रण है, जैसे पानी और नमक का मिश्रण है, उसमें अगर कम नमक रहेगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम रहेगा। जैसे नमक ज्यादा मिलाते रहेंगे, नमक की मात्रा बढ़ाते रहेंगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। यानी कि वहां पर बॉइलिंग पॉइंट जो है वो क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है, ठीक। क्लियर है पॉइंट? इसके बाद की बात करते हैं, यहां पर ये जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन को सिंपल एक ही भाषा में याद रखना, इट इज अ होमोजेनस मिक्सचर, और कुछ भी नहीं। इट इज अ होमोजेनस मिक्सचर, सॉल्यूशन कुछ भी नहीं है, यह एक कैसा है, यह एक समांगी मिश्रण है। यह एक कैसा मिश्रण है, यह एक समांगी मिश्रण है। इट इज अ होमोजेनस मिक्सचर, दैट्स इट। हाँ, एमपी का मतलब गलनांक बिंदु है। जब हम लोग सॉल्यूशन की बात करते हैं, जब हम सॉल्यूशन की बात करते हैं तो याद रखिएगा सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। सॉल्यूशन के कंपोनेंट,
सॉल्यूशन के, ये मतलब इसका एग्जांपल अगर आपको लिखना है तो होमोजेनस मिक्सचर का जो भी एग्जांपल है लिख सकते हैं। होमोजेनस मिक्सचर का एग्जांपल हो गया पानी प्लस नमक, पानी प्लस चीनी, है ना, पानी प्लस ग्लूकोज। जितना ऐसा कोई भी होमोजेनस मिक्सचर है ना, होमोजेनस मिक्सचर है तो वो क्या है, आपका सॉल्यूशन। ठीक, अब याद रखिएगा यहां पर जब बात करते हैं सॉल्यूशन का जो कंपोनेंट है, कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन या विलयन के संघटक, ध्यान से समझना, विलयन के संघटक, कोई भी विलयन है उसमें दो चीजें होती हैं। एक होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एक होता है जिसे हम लोग कहते हैं सॉल्यूट, एक होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं सॉल्यूट। सॉल्यूट यानी जिसे क्या कहते हैं विलेय। कोई भी सॉल्यूशन है उसमें क्या क्या होता है समझिएगा। एक होता है विलेय। विलेय की जब बात करते हैं, विलेय क्या कहते हैं याद रखिएगा, ये हमेशा मतलब किसी विलयन में, किसी सॉल्यूशन में जो पदार्थ कम मात्रा में होता है, किसी विलयन में जो पदार्थ कम मात्रा में होता है उसे विलेय कहते हैं। विच इज इन लेस क्वांटिटी, उसे क्या कहेंगे, सॉल्यूट कहेंगे। उसे क्या कहेंगे, सॉल्यूट कहेंगे। ठीक, कोई भी पदार्थ, कोई भी सॉल्यूशन है, कोई विलयन है, उसमें जो पदार्थ कम मात्रा में होगा उसे क्या कहेंगे, उससे हम विलेय कहेंगे, सॉल्यूट कहेंगे। यानी कि सॉल्यूट जो होता है ना, वो क्या होता है, वो आपका हमेशा कम मात्रा में होगा। जैसे मान लीजिए 1 लीटर पानी है, उसमें आप 100 ग्राम चीनी घोल देते हैं। 1 लीटर पानी है, उसमें 100 ग्राम नमक घोल देते हैं। तो पानी और चीनी का जो मिश्रण है, पानी नमक का जो मिश्रण है, वहां पर चीनी और पानी क्या होगा, सॉल्यूट होगा। जो आपका पानी है वो क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। ठीक, और दूसरा होता है क्या, आपका सॉल्वेंट होता है। दूसरा क्या होता है, आपका सॉल्वेंट होता है। क्रोमेटोग्राफी का एग्जाम्पल है कलर, जो पेंट वगैरह जो बनता है ना, जहां पर कलर वगैरह अलग अलग किया जाता है, वो क्रोमेटोग्राफी का एग्जाम्पल है। ठीक है, समांगी, जिसमें कि कोई भी कंपाउंड एक दूसरे में पूरी तरह घुल जाते हैं, पूरा एक ही जैसा, पूरा एक एक पार्टिकल जो रहता है सेम रहता है। जब किसी सॉल्यूशन में हर पार्टिकल का साइज, गुण क्या रहता है, सेम रहता है, तो उसे समांगी कहते हैं। यानी जिसका पूरा एक एक जो पार्टिकल है उसका नेचर कैसा रहे, सेम रहे, उसे कहेंगे समांगी। जिसमें मिश्रण के जो कंपाउंड हैं एक दूसरे में कंप्लीटली डिसॉल्व हैं, उसे क्या कहेंगे, समांगी। बात समझ में आया जी? फटाफट से लिखिए, फिर चलते हैं इसके आगे, अगले पॉइंट पर मूव करते हैं। कैन आई मूव? ठीक है, चलिए नेक्स्ट है दूसरा जो होता है, दूसरा है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट यानी जिसे हम क्या कहते हैं, विलायक। विलायक, और विलायक का मतलब क्या होता है, किसी विलयन में, किसी विलयन में जो पदार्थ ज्यादा मात्रा में, किसी विलयन में जो पदार्थ ज्यादा मात्रा में हो, किसी विलयन में जो पदार्थ ज्यादा मात्रा में हो, उसे विलायक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं। इससे आपको क्या समझ में आया? इससे आपको यह समझ में आना चाहिए कि सॉल्यूशन के अंदर दो चीजें होंगी, एक आपका सॉल्यूट होगा, एक आपका सॉल्वेंट होगा, एक आपका विलेय होगा, एक आपका विलायक होगा। विलेय हमेशा कम मात्रा में होगा, विलायक हमेशा ज्यादा मात्रा में होगा, है ना। और इसी विलेय और विलायक से मिलकर के क्या बनता है, आपका सॉल्यूशन बनता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए पानी है
और यहां पर नोट में लिख लीजिएगा, एक पॉइंट लिख लीजिएगा, पानी यानी वाटर, पानी एक सार्वत्रिक विलायक है, यानी पानी जो है काफी सार्वत्रिक विलायक है, यानी कि मैक्सिमम चीजों को ये क्या कर लेता है, डिसॉल्व कर लेता है। यानी कि वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, यानी कि सबसे ज्यादा चीजों को जो अपने में घोल लेता है वो क्या है, पानी है। कई बार आपसे पूछा जाता है इसमें से कौन सा एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट कौन सा है, तो याद रखिएगा पानी जो है वो आपका यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। यानी सॉल्यूशन का मतलब क्या, उसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों रहेंगे। अब देखिए इसका एग्जांपल लिख लीजिएगा, जैसे मान लीजिए पानी प्लस नमक है। अब यहां पर नमक कम मात्रा में है, तो नमक अगर कम मात्रा में है तो नमक क्या हो जाएगा, यहां पर विलेय, पानी क्या हो जाएगा, विलायक, है ना। बात समझ में आ रही है। जैसे मान लीजिए कि अब हमारे पास अल्कोहल है, ध्यान से समझो, यहां पर मान लीजिए पानी है, पानी इसमें मान लीजिए कितना है, एक ग्लास है, इसमें मान लीजिए 100 ml पानी ले लिया और इसमें 30 ml क्या दे दिया, अल्कोहल डाल दिया। 30 ml क्या डाल दिया इसमें, शराब, शराब या अल्कोहल 30 ml का पैक है मान लीजिए। यहां पर विलेय क्या होगा, पानी, विलायक क्या होगा, शराब, ठीक है। यहां पर विलेय क्या होगा, पानी, विलायक क्या होगा, शराब होगा। वहीं पर हम क्या करते हैं, दूसरा एक लेते हैं ग्लास, उसमें क्या करते हैं 100 ml क्या कर देते हैं, शराब डाल देते हैं, और इसमें 30 ml क्या कर देते हैं, पानी डाल देते हैं। अब बताइए, अब बताइए यहां पर 100 ml क्या है, शराब है, 30 ml पानी है। इस कंडीशन में क्या होगा, यहां पर आपका कम मात्रा में क्या है, पानी, तो इस कंडीशन में जो कम मात्रा में पानी है तो यहां पर ये क्या बन जाएगा, सॉल्यूट। ये क्या हो जाएगा, शराब में पानी मिलाया है हमने, पानी में शराब नहीं, यानी कि यहां पर पानी जो है कम मात्रा में, तो ये सॉल्यूट, और शराब जो हो जाएगा वो सॉल्वेंट हो जाएगा। बात समझ में आया, है ना, क्लियर है पॉइंट। अब देखिए ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, ठीक है, ठीक है। बाकी देखिए, जैसे कोई अन्य अगर उसकी बात करें, अब पानी में मान लीजिए कोई सॉलिड अगर डिसॉल्व कर रहे हैं, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, पानी में अगर आप कोई सॉलिड डिसॉल्व कर रहे हैं, है ना, वहां पर याद रखिएगा हमेशा सॉलिड की मात्रा कितनी भी हो, पानी जो है हमेशा सॉल्वेंट की तरह काम करता है, याद रखिएगा इस चीज को, ठीक। समान मात्रा में अगर रहेगा तो वहां पर कोई भी सॉल्यूट और सॉल्वेंट हो सकता है ना, कोई भी सॉल्यूट कोई भी सॉल्वेंट हो सकता है वहां पर, ठीक है। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिए, अब सॉल्यूशन के कई प्रकार हो सकते हैं, सॉल्यूशन के कई भी प्रकार हो सकते हैं। एक तो अब सॉल्यूट के अंदर कोई भी सॉल्यूशन है, उसके अंदर कोई विलयन है, उसके अंदर कितना विलय घुला हुआ है, उसके आधार पर सॉल्यूशन 3 प्रकार का होता है। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, सॉल्यूशन का पहले तो हम देखेंगे, सॉल्यूशन के 2 क्लासिफिकेशन है। एक तो सॉल्यूट पार्टिकल का साइज क्या है, यानी कि विलेय कण का आकार क्या है, उसके आधार पर सॉल्यूशन 3 प्रकार का है, जिसको हम लोग सत्य विलयन, निलंबित विलयन और कोलाइडी विलयन कहते हैं, है ना, कि उसमें सॉल्यूट पार्टिकल के साइज के आधार पर, लेकिन वो क्लासिफिकेशन है, यानी कि विलेय कण का आकार क्या है उसके आधार पर सॉल्यूशन को 3 भागों में बांटा है। एक तो सत्य विलयन, एक निलंबित विलयन और एक कोलाइडी विलयन, ठीक है। एक होता है कि उसमें कितना सॉल्यूट डिसॉल्व है, किसी सॉल्यूशन के अंदर कितना विलेय घुला हुआ है, उसके आधार पर भी सॉल्यूशन 3 प्रकार का है। एक जिसे कहते हैं असंतृप्त विलयन, एक संतृप्त विलयन और एक अति संतृप्त विलयन। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, एक संतृप्त विलयन, एक असंतृप्त विलयन और एक अति संतृप्त विलयन, यानी एक अनसैचुरेटेड, एक सैचुरेटेड और एक सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या,
कि जिसमें किसी निश्चित तापमान पर, किसी फिक्स्ड टेम्परेचर पर और हम सॉल्यूट घोल सकें, और सॉल्यूट घोल सकें, यानी कि जिसमें जो उसकी क्षमता है उससे कम मात्रा में सॉल्यूट डिसॉल्व है, जिसकी उतनी कैपेसिटी है उससे कम मात्रा में क्या है, सॉल्यूट डिसॉल्व है, उसे हम क्या कहेंगे, असंतृप्त सॉल्यूशन कहेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। संतृप्त सॉल्यूशन का मतलब क्या, एक निश्चित तापमान पर जिसमें उचित मात्रा में विलेय घुला हुआ है, एक निश्चित तापमान पर जिसमें कि उचित मात्रा में, जितना उसके अंदर होना चाहिए उचित मात्रा में सॉल्यूट डिसॉल्व है, यानी विलेय घुला हुआ है, यानी कि उसमें और अब हम सॉल्यूट नहीं घोल सकते हैं, उस तापमान पर उसमें हम और सॉल्यूट नहीं घोल सकते हैं, तो वो कैसा सॉल्यूशन है, वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, यानी कि संतृप्त विलयन है। और एक सॉल्यूशन होता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अति संतृप्त विलयन। अति संतृप्त विलयन क्या होता है, जब किसी सॉल्यूशन में कैपेसिटी से अधिक मात्रा में, उसकी जो क्षमता है ना उससे भी ज्यादा मात्रा में सॉल्यूट घुला दिए, उससे ज्यादा मात्रा में विलय इसमें डाल दिए, जैसे चाशनी, चीनी का चाशनी बनाते हो ना, वो कैसा सॉल्यूशन है, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, अति संतृप्त विलयन है। यानी अनसैचुरेटेड का मतलब क्या, जिसमें और सॉल्यूट हम डिसॉल्व कर सके। तो सैचुरेटेड का मतलब क्या, जिसमें और विलय नहीं घोल सके। अति सैचुरेटेड यानी अति संतृप्त का मतलब क्या, जिसमें जो कैपेसिटी है उससे ज्यादा मात्रा में हम घोल दिए हैं सॉल्यूट, विलय, तो वो क्या है, अति संतृप्त है। इन सब के बारे में हम लोग लिखेंगे, लेकिन वो अब लिखेंगे कल की क्लास में। तो अब आज चलते हैं कहां, अब आज के सवाल पर चलते हैं। कल और परसों में जाकर के हमारा ये चैप्टर क्या होगा, कंप्लीट होगा। अब देखिए ये सवाल, सारे सवाल जो हैं नवंबर दिसंबर के पेपर में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। 10 सवाल हैं, 10 में से 10 आपको लाना है यहां पर। अगर एक भी क्वेश्चन गलत है तो समझिए आप में कमी है, कहीं ना कहीं आप में कहीं ना कहीं क्या है, दिक्कत है, रिवाइज आप सही से नहीं कर रहे हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मिश्रण से 2-3 बार ये सवाल पूछा गया, 2-3 बार। कौन सा विधि यूज करेंगे, अपकेंद्रीकरण। अगला क्वेश्चन देखो, इसका क्या उत्तर होगा जी। कल बताए थे, पिछले क्लास में कई बार बताए हैं, कई बार बताया ना कि बेकिंग पाउडर से, बेकिंग सोडा से बेकिंग पाउडर बनाते हैं तो उसमें किसका यूज करते हैं, नहीं लिखाए भी हैं तुम लोगों को, लिखा है ना कि बेकिंग सोडा जो है उससे अगर बेकिंग पाउडर बनाते हैं तो उसमें क्या मिलाते हैं, टर्टरिक अम्ल मिलाते हैं, जिसका यूज कहां पर होता है, फायर एक्सटिंग्विशर में टर्टरिक अम्ल मिलाते हैं। टर्टरिक अम्ल कहां पर मिलता है, इमली में, अंगूर में, कच्चा आम में। और सब लोग बताओ अंगूर का उत्पादन क्या कहलाता है, फटाफट बताओ सब लोग। सोडियम क्लोराइड को हैलाइड कहते हैं, साधारण नमक, आम नमक, ये सब बोलते हैं। विनेगर किसमें मिलता है, सिरका में, इसी को क्या बोलते हैं, विनेगर जो है सिरका, सिरका में क्या मिलता है, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड को ही क्या बोलता है, इथेनॉइक एसिड। लैक्टिक एसिड तो आपका मिल्क में, ये मतलब खट्टा दूध या दही में। और इसी लैक्टिक एसिड के डिपॉजिट होने से क्या होता है, हमारे शरीर में दर्द, थकान, अकड़न, पीड़ा, ये सब चीज होता है। और अंगूर के उत्पादन को क्या बोलते हैं, विटीकल्चर। अगला सवाल फटाफट पढ़ो, निक्षेपण प्रक्रिया, निक्षेपण प्रक्रिया, डिपोजिशन मेथड। डिपोजिशन मेथड क्या है, सवाल को ध्यान से पढ़ना, हड़बड़ी में उत्तर नहीं देना है, क्या है कि आधा से ज्यादा बच्चा जो है ना हड़बड़ी में ही गड़बड़ी करता है, हड़बड़ी में उत्तर नहीं देना है। जब गैस से कोई चीज सॉलिड बनता है तो क्या बोलते हैं, उसको निक्षेपण कहते हैं। सॉलिड से गैस बनेगा तो सब्लिमेशन यानी ऊर्ध्वपातन कहेंगे। अगला क्वेश्चन पढ़ो, कह रहे किसी, ये देखिए पूछा गया क्वेश्चन है, अभी डिस्कस किया है, जस्ट 2 मिनट 5 पहले डिस्कस किया है ये चीज, और ये सवाल पूछा है आपके एग्जाम में। क्या क्वेश्चन कह रहा है, देखो, किसी ऐसे विलयन को क्या कहा जाता है जिसमें किसी दिए गए तापमान पर और अधिक विलय नहीं घोला जा सकता, जिसमें और अधिक विलय नहीं घोल सकते हैं, उसको क्या बोलेंगे जी, उसको बोलेंगे सर संतृप्त विलयन कहेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे, हाँ या नहीं, क्या बोलेंगे उसको, संतृप्त विलयन यानी कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। अभी अभी बताएं, इसको लिखाएंगे कल आप,
डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है वो भी बताएंगे, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होता है वो भी बताएंगे, है ना। अगला है क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन विलयन के बारे में सत्य नहीं है, सत्य नहीं है, विलयन के बारे में सत्य नहीं है, यह आपसे पूछा जा रहा है। कोई भी जो विलयन होता है ना, जो ट्रू सॉल्यूशन होगा, जो सत्य विलयन होगा, याद रखिएगा उसके कण को हम नेकेड आई से, खुली आंखों से नहीं देख पाएंगे, खुली आंखों से नहीं देख पाएंगे। पानी और चीनी का विलयन है, उसमें पानी और चीनी का कण देख सकते हो खुली आंखों से? जी नहीं देख सकते ना। पानी और नमक का घोल है, उसमें क्या नमक का कण आपको खुली आंखों से दिखेगा? नहीं दिखेगा ना। लेकिन यहां पर क्या करें, विलयन के कण आंखों से देखे जा सकते हैं, नहीं देख सकते हैं आंखों से, खुली आंखों से नहीं देख सकते, ये वाला गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, विलयनों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? पढ़ो, पूरा सवाल पढ़ना फिर उत्तर देना। कह रहा विलयन के बारे में कौन सा कथन सही है? किसी विलयन की सांद्रता केवल द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में व्यक्त की जाती है, नहीं, आयतन प्रतिशत के रूप में भी व्यक्त करते हैं, देखेंगे अभी आगे हम। विलयन एक विषमांगी मिश्रण होता है, सरल निस्यंदन के प्रयोग से विलयनों को पृथक किया जा सकता है। विलयन में विलायक की तुलना में विलेय अल्प मात्रा में उपस्थित होता है। देखिए चीख चीख कर कह रहा है ये डी वाला कि हम सही हैं, हम सही हैं, कह रहा है ना जी। विलयन में जो विलायक की तुलना में विलेय जो होता है वो किसमें होता है? अल्प मात्रा में उपस्थित होता है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए, पढ़िए सवाल। क्या कह रहा है? कह रहा है पदार्थ की अवस्थाओं पर दाब में परिवर्तन के प्रभावों में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? कह रहा दाब लगाने और ताप घटाने से गैसें द्रवीकृत हो जाती है। गैस लिक्विड में कब कन्वर्ट होगा? जब हम टेंपरेचर को लो करते हैं, प्रेशर को बढ़ाते हैं। और आप बताइए कार्बन डाइऑक्साइड ठोस गैस में है, ये इसको सॉलिड में कन्वर्ट करना है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है, तो क्या करेंगे? गैस को जब हम सॉलिड में कन्वर्ट कर रहे थे तो उसका टेंपरेचर क्या कर रहे थे? बढ़ा रहे, कम कर रहे थे, टेंपरेचर कम कर रहे थे। टेंपरेचर कम करेंगे तो इसका मतलब क्या? प्रेशर क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। यानी कि अगर किसी गैस को सॉलिड में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए टेंपरेचर कम और प्रेशर क्या? ज्यादा। यानी कि दाब लगाने और ताप घटाने से गैस द्रवीकृत हो सकती है, बराबर है, सही बोल रहे हैं। दूसरा अगर ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को उच्च दाब में संग्रहित किया जाता है, बिल्कुल करेक्ट है। कार्बन डाइऑक्साइड तभी ठोस में रहेगा जबकि प्रेशर वह क्या होगा? दाब क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा। प्रेशर क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा। जैसे प्रेशर कम होगा, जैसे टेंपरेचर बढ़ेगा, वो क्या होगा? गैस में कन्वर्ट हो जाएगा फिर। यानी कि दोनों का दोनों कथन क्या है यहां पर? सही है। और इसी सॉलिड CO2 को ही हम लोग क्या बोलते हैं? सूखी बर्फ कहते हैं, हाँ या नहीं? अगला क्वेश्चन बताए हैं ये भी, जब हम लोग पहला क्लास दूसरा क्लास याद करिए, जब हम मैटर के बारे में पढ़े थे, पहला क्लास दूसरा क्लास याद करिए, कि किसी भी पदार्थ को जो आइडेंटिफाई किया जाता है किसी एलिमेंट को, कैसे? उसके एटॉमिक नंबर से। और एटॉमिक नंबर हम लोग किसके संख्या को कहते हैं? एटॉमिक नंबर जो प्रोटॉन की संख्या होती है, प्रोटॉन की जो संख्या होती है उसी को तो एटॉमिक नंबर कहते हैं ना जी। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इस दोनों का संख्या जो होगा उसको क्या बोलेंगे? मास नंबर कहेंगे। इसको साथ साथ न्यूक्लियॉन्स कहते हैं हम लोग। लेकिन किसी पदार्थ को जो हम पहचानते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, अच्छा ये एल्यूमिनियम है, तो एल्यूमिनियम का अगर एटॉमिक नंबर 13 है, मतलब क्या? उसमें 13 क्या है? प्रोटॉन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और यह बता प्रोटॉन को नाम किसने दिया? प्रोटॉन को नाम किसने दिया? बताइए आप लोग, प्रोटॉन को नाम किसने दिया? तो ए ही तो है, मैंने क्या बोला है? ए ही उत्तर है ना जी। प्रोटॉन को नाम किसने दिया? रदरफोर्ड ने। किसने? रदरफोर्ड ने। अब देखिए ये कह रहा है सक्रियता श्रेणी में कौन सा युग्म सबसे अधिक तथा सबसे कम अभिक्रियाशील धातु युग्म को दर्शाता है? कितना आसान क्वेश्चन है। सबसे क्रियाशील धातु कौन है? याद होना चाहिए आपको, ये चीज याद होना चाहिए, ये चीज। सबसे क्रियाशील धातु कौन? पोटेशियम। सबसे कम क्रियाशील कौन? प्लैटिनम। उसके बाद गोल्ड। और प्लैटिनम और गोल्ड ये दोनों अपने नेटिव स्टेट में, अपने नेचुरल स्टेट में, अपने मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं ये दोनों।
यानी कि क्या होगा इसका, पोटेशियम सबसे क्रियाशील है, सोना सबसे कम क्रियाशील है इसमें से, लेकिन सोना से भी कम होता है प्लैटिनम। ठीक है जी, इसलिए पोटेशियम को कहां पर डुबा कर रखते हैं हम लोग, कैरोसिन में। सोडियम को भी कहां पर, पोटेशियम के बाद जो दूसरे नंबर पर वो है सोडियम। फिर है आपका क्या, फिर है आपका कैल्शियम, फिर है मैग्नीशियम। इसको याद रखने का ट्रिक बताएंगे आपको। अगला क्वेश्चन देखिए, आसान सवाल है ये भी। क्या कह रहा है, कह रहा है धातुओं की सक्रियता श्रेणी के अनुसार कौन सा धातु युग्म मूल अवस्था में यानी अपने नेटिव स्टेट में, अपनी प्राकृतिक अवस्था में मिलता है। तभी अभी आपको बताएं कौन कौन है, गोल्ड और क्या है, प्लैटिनम है। गोल्ड को एटॉमिक नंबर कितना है 79, प्लैटिनम का एटॉमिक नंबर कितना है 78, और प्लैटिनम को ही कई बार क्या कहा जाता है, व्हाइट गोल्ड भी कहा जाता है। ट्रिक बताएंगे जब रिएक्टिविटी सब पढ़ेंगे ना, केमिकल रिएक्शन, वहां पर ट्रिक बताएंगे। केदारनाथ का माली आलू जरा सी फीके पकाता है, कोई और है तो आगे आओ। हाँ, ये उसको याद रखने का ट्रिक है। कोई और है तो आगे आओ, बताएंगे कैसे ये ट्रिक याद करना है। केदारनाथ का माली आलू जरा सी फीके पकाता है, कोई और है तो आगे आओ, ये ट्रिक है याद करने का। वहां पर इसका मतलब क्या है, वी विल डिस्कस। अगर 10 में से 10 सही है तभी आप समझो कि आपकी तैयारी ठीक है, नहीं तो नोट्स को आप क्या करिए, बार बार रिवाइज करिए। कल और परसों में हम लोग इस सॉल्यूशन टॉपिक को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे एसिड बेस एंड सॉल्ट की। ठीक है, बात करेंगे फॉग और स्मोक में क्या अंतर है ना, सब बताएंगे, है ना। चलिए, तो बाकी किसी को अगर सवाल करना होगा तो आप केजीएस एसएससी एग्जाम पर जुड़ सकते हैं, जिसमें हम 25 सवाल करेंगे। वो आपके रेलवे के एग्जाम के लिए भी क्या है, बेनिफिशियल है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर आपसे हम नेक्स्ट क्लास में, आगे की क्लास में, है ना। तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू।